अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि जब किसी पत्नी के द्वारा उसके पति और घर वालों के खिलाफ 498 व 406 आईपीसी में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है तो उसे रद्द करवाने या क्वैश करवाने के लिए पति और उसके घर वाले हाई कोर्ट में चले जाते हैं सीआरपीसी 482 के तहत। इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का जब पत्नी के द्वारा केस किया जाता है तो उसे भी खारिज यानी रद्द करवाने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 1 जून 2023 को इस संबंध में एक लेटेस्ट आदेश पारित किया है और साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में 5 गाइडलाइन क्या जारी की है, इससे जो पति और उसके घर वालों को परेशानी हो सकती है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलवी लोग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। आपको ध्यान से सुनना है। इस केस में यह होता है कि महिला यानी पत्नी के द्वारा उसके पति और घर वालों के खिलाफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जाता है और जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है उसके डोमेस्टिक वायलेंस के केस को डिसमिस कर देती है। लेकिन उस आदेश के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सेक्शन 29 के तहत सेशन कोर्ट में इसकी अपील की जाती है और सेशन कोर्ट के द्वारा इसकी अपील को स्वीकार कर लिया जाता है और यह कहा जाता है कि जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है उसे दोबारा से सुनवाई करे। सेशन कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पति व उसके घर वालों के द्वारा हाई कोर्ट में जो सेशन कोर्ट का जो आदेश होता है उस आदेश के खिलाफ एक क्रिमिनल रिवीजन हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है। जो केस की डिटेल है वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1 जून 2023 को यह जजमेंट किया गया था। इसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि इन दिनों डोमेस्टिक वायलेंस के केस को चुनौती देने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत, 401 के तहत और 397 के तहत और साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इसमें याचिका दाखिल की जाती है। हाई कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कहा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो कार्रवाई होती है वह एक सिविल नेचर की कार्रवाई होती है, न कि क्रिमिनल नेचर की। साथ ही कई लोगों ने मुझसे यह पूछा कि सर अगर हमारे घर पर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई नोटिस आता है तो क्या इसमें जमानत करानी होगी? तो इसका आंसर है इसमें जमानत करानी नहीं होती है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो कार्रवाई है वह सिविल नेचर की है। लोग इसमें क्या करते हैं कि अपने बचाव में सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत और 397 के तहत एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अनुच्छेद 227 में भी एक रिट दाखिल की जाती है। तो यह बात कहते हुए हाई कोर्ट ने 5 महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। पहली बात यह कही जाती है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के चैप्टर 4 में जो कार्रवाई होती है वह सिविल नेचर की होती है। दूसरी बात यह कही जाती है कि डीवी एक्ट का जो सेक्शन है 12 और 23 दोनों की एप्लीकेशन की सुनवाई करते समय सेक्शन 28(1) और 28(2) के तहत जो प्रक्रिया है उसे ही अपनाया जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 28(2) में यह बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट है वह अपनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा आगे एक महत्वपूर्ण बात यानी तीसरी बात यह कही जाती है कि सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत डोमेस्टिक वायलेंस की याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। लेकिन आगे एक बात और बताते हुए यह कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उसका सहारा लिया जा सकता है। साथ ही 2 केस के बारे में भी बताया गया है, कामाक्षी वर्सेज लक्ष्मी नारायण। केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अरुल दानिल वर्सेस सुगंधा केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इन दोनों केसों का जिक्र करते हुए 2 महत्वपूर्ण गाइडलाइन और जारी की गई हैं। जिस तरह से आपने सुना होगा कि जो सिविल मामले होते हैं इनमें वाद बिंदु का जिक्र किया जाता है। सिविल केस में जो वाद होता है इसकी बिंदु बनाए जाते हैं, उसी प्रकार डोमेस्टिक वायलेंस में भी बिंदु बनाए जा सकते हैं। और लास्ट में 5वीं बात यह कही जाती है कि अगर मजिस्ट्रेट को
साक्ष्य की आवश्यकता नहीं लगती है तो बिना साक्ष्य के भी प्रार्थना पत्र को डिसाइड किया जा सकता है। तो फाइनली हिमाचल हाई कोर्ट ने इसमें 3 महत्वपूर्ण बात बताई है। पहला तो ये कि डोमेस्टिक वायलेंस को सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह कही गई है कि इसमें इशू फ्रेम किए जा सकते हैं, यानी कि वाद के बिंदु बनाए जा सकते हैं। तीसरी बात यह कही गई है कि इसमें बिना एविडेंस लिए प्रार्थना पत्र को डिसाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि कानूनी बातों का लोगों को पता चल सके। उसको आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।